नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। मारवाड़ी जी पूछते हैं, इन्फोसिस का शेयर क्यों गिर रहा है और आईटी सेक्टर के बारे में और जानकारी देने की कृपा करें। तो देखिए मारवाड़ी जी, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो हमने बार बार ये कहा है कि जितनी भी आईटी की कंपनीज हैं, इनका बिजनेस मॉडल ठेकेदारी के बिजनेस मॉडल पर आधारित है। तो आपको ये सब समझने से पहले ये शेयर क्यों गिर रहे हैं और इनका बिजनेस मॉडल का कारण क्या है या इनका बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, इन दोनों में रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उत्तर शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरा प्रयास पसंद आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर कोई भी प्रश्न स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके दिमाग में है, चाहे कितना भी छोटा हो, या किसी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें। मैं कोशिश करूंगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। दूसरी बात, जितने भी शेयर्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं, उनमें मेरी कोई खरीद या फरोख्त की राय नहीं है। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इस बारे में, खरीद फरोख्त के बारे में निर्णय लेने की कृपा करें। नहीं तो आपको मेरे इन्फ्लुएंस में आने के कारण अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या खरीद या फरोख्त का, तो आपको शेयर बाजार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये टैरिफ का जंजाल क्या है। तो देखिए, इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि आईटी कंपनीज में क्या प्रॉब्लम है। तो है ये कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो एक विकसित देश है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और वहां पर क्या है कि वो एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर लोग खर्चा करते हैं, उससे कंपनियों की आय बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का, मतलब चीजों का और सेवाओं का जितना उत्पादन होता है, उनका एक टोटल जो सम है, उसको जीडीपी बोलते हैं। या आप ये कहते हैं कि उस कंपनी की, उस देश की वो इनकम है। जैसे एक व्यक्ति की इनकम होती है, वैसी एक देश की इनकम आप उसको समझ लें। अब क्या है कि ज्यादा कंज्यूम आप कब करवाएंगे? ज्यादा कंज्यूम आप तब करवा पाएंगे जब चीजें सस्ती होंगी। अब अमेरिका में तो जो अन्य देशों की तुलना में, जैसे भारत या चीन या वियतनाम की तुलना में, काफी ज्यादा लेबर कॉस्ट है, ठीक है, वहां सैलरीज और वेजेस ज्यादा है। तो होता क्या है कि ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया है कि ये चीजें आउटसोर्स करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, इन्होंने अपने, जैसे मान लीजिए उनको एप्पल का फोन बनवाना है, तो एप्पल के फोन के लिए उन्होंने, एप्पल वालों ने डिजाइन तो यहाँ तैयार कर दिया, रिसर्च तो यहाँ कर ली, जो कोर काम है वो तो यहाँ कर ली, उसके बाद कहते हैं यार बनाना ही तो है। तो ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन मैं तुमको देता हूं, और यहाँ भारत में या चीन में या वियतनाम में, ठीक है, वहां पर या मलेशिया में, वहां पर उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी को या खुद की एक सब्सिडरी स्थापित करके वो वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराती, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट सस्ती होती है, और उस फोन को फिर वो वर्ल्ड वाइड बेचती। तो ये करीब करीब जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में है, वो सारी इसी तरह की सर्विसेज देती है। इवन जो बैंकिंग टाइप की जो सर्विसेज होती है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बैंकिंग में जो कोर काम है, उसके अलावा जितना भी ऐसा काम जो कहीं और से करवाया जा सकता है ऑनलाइन, वो ये लोग आउटसोर्स कर देते हैं। ये रही बात। अब बात आप ऐसे समझ लीजिए कि टैरिफ, ये जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ का जो तहलका मचाया हुआ है, वो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार मैं जब एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो मेरे पास, मेरे एक्सपोर्ट के ऊपर तो तुम, जैसे मान लीजिए भारत को एक्सपोर्ट करते हैं, तो बोले वहां पर तो तुम टैक्स लगा देते हो, मतलब ज्यादा टैक्स लगा देते हो, और मैं जब इंपोर्ट तुमसे करता हूं, यानी तुम एक्सपोर्ट जब मुझे करते हो, तो भाई मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगाता। अब क्या है, जैसे को तैसा वाली बात है। तुमने जितना टैक्स ठोका है ना मेरे ऊपर, उतना ही टैक्स या उससे ज्यादा टैक्स मैं तुम्हारे ऊपर ठोक दूंगा, ठीक है। अब है क्या, भारत जैसे विकासशील देशों के सामने चुनौती क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, यानी भारत की इंडस्ट्री है, वो इतनी परिपक्व नहीं है
कि अमेरिका जैसे जो विकसित देशों की इंडस्ट्रीज से मुकाबला कर सके, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनकी इनोवेशन से और उनके सस्ती चीजों से मुकाबला कर सके, इसलिए वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब काम करते हैं। अगर हार्ले डेविडसन जो अमेरिका की बाइक है उसको इंडिया में बिना ड्यूटी की ले आया जाए, तो ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है ना, ये मतलब इसके सफाया हो जाएगा इसका। इन सब चीजों को प्रोटेक्शन करने के लिए जो भारत जैसे विकासशील देश ड्यूटी लगाते हैं और इंटरनेशनली परमिटेड भी। ये जो एक गैट हुआ करता था, एक पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो एक इनके बीच में आपस के ये सब देशों में आपस में एक सहमति थी कि विकासशील देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए विकसित देशों की चीजों के ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा सकते हैं। अब ये ट्रम्प साहब ने कहा मैं गैट वैट को कुछ नहीं मानता, पर बाढ़ में गया ये गैट, मैं तो अब टैरिफ लगाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए भारत से कोई चीज आई, तो पहले भारत से चीज कोई आती थी उस पर 100 रुपए की चीज आती थी, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगता था। अब वो तो 110 रुपए की अमेरिका में पड़ती थी। अब वो ये कहते हैं भारत पे ऊपर टैक्स, भारत से जो चीज आएगी ना उस पर 10 का नहीं लगाऊंगा, अब मैं उसके ऊपर टोटल 35 लगाऊंगा सपोजिंग, ठीक है, एक उदाहरण के लिए बता रहा। अब वो चीज हो गई 135 की, तो चीज हो गई महंगी, ठीक है। अब वो जो 25 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वो किसको बियर करना पड़ेगा, वो बियर करना पड़ेगा आपके अमेरिकन कंज्यूमर को। जब अमेरिकन कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो कंज्यूम कम करेगा। मान लीजिए उन्होंने यहां से कोई चीज मंगवाई, मान लीजिए कोई आइटम मंगवाया, मान लीजिए एप्पल का फोन ही वापस मंगवाया इन्होंने, तो एप्पल का फोन महंगा हो गया। जैसे जो वहां से एप्पल बनवा रहा है, कहां से, भारत से जो बनवा रहा है, और वहां से बन के जब अमेरिका में आया, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो वो पहले 110 रुपए का आता था, अगर 100 रुपए की चीज के ऊपर 10 रुपए टैक्स लगाते थे। तो अब ये जो कस्टम ड्यूटी इन्होंने जो लगा दी ना, जो टैरिफ लगा दिया, वो 135 रुपए कर दिया, तो वो चीज महंगी हो गई। जैसे चीज महंगी होती है वैसे क्या होता है कि उसका कंजम्पशन कम हो जाता है। जब कंजम्पशन कम हो जाता है तो जो एप्पल का जो मुनाफा है ना, क्योंकि आइटम ही नहीं बिकेगा, तो एप्पल का मुनाफा कम हो जाएगा। जब मुनाफा कम हो जाएगा तो होगा क्या, वो कर्मचारियों की चटनी करेगी। भाई क्या करेगी, वो एप्पल जो है खुद की कंपनी क्या करेगी, वो कर्मचारियों की चटनी करेगी, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, और वहां तो हायर एंड फायर का सिस्टम है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा, आदमी यही है कि जो है हैंड टू माउथ हो जाता है, तो वहां बेरोजगारी बढ़ने से फिर कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। कोई भी चीजों का अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो उसको रिसेशन बोलते हैं कि पहले जितनी ग्रो हो रही थी उतनी ग्रो नहीं हो रही। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब ज्यादा महंगाई होती है उस चीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे, और जैसे जैसे मंदी, एक तरफ तो इन्फ्लेशन है क्योंकि चीजें महंगी हो गई, दूसरी बात रिसेशन आ रहा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो क्योंकि कंजम्पशन कम है। देखिए ये सर्कल है सारा पूरा का पूरा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और रिसेशन भी आ जाएगा, और ऐसी स्थिति को जो इकोनॉमिक टर्म्स के लिए उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब महंगाई भी बढ़ रही है और मंदी भी आ गई। तो ये क्या होता है, खतरनाक, किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और अमेरिका की स्टैगफ्लेशन की या रिसेशन की स्थिति जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है ना वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अमेरिका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर देश से की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड वाइड मंदी के आसार जो है वो दिखाई देने लग गए हैं। होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें ये सब इनिशियल स्टेजेस में है, और जो स्टॉक मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है वो स्टॉक मार्केट का रिएक्ट करने का कारण सही है, ठीक है, वो भविष्य की तरफ देखता है। ये रही बात टैरिफ से परेशान होने की, या टैरिफ से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने भारत के संदर्भ में बात किया, ये सभी देशों के लिए जिन जिन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे को तैसा टैरिफ, ठीक है ना, तूने मेरे ऊपर लगाया ना मैं भी तेरे ऊपर लगाऊंगा, वो वाली कंडीशन। तो इससे ये फर्क जो मैंने आपको बताया, स्टैग्नेशन, ये जो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन अमेरिका की इकोनॉमी में आ सकती है। अब बात ये करते हैं कि
ये जो आईटी कंपनीज है इनके लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसके तो हम ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो फिर ये क्यों गिर रही है? देखिए, ये जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी आईटी की कंपनीज हैं, ये सब ठेकेदार हैं। ठीक है, हमारे कई वीडियोस भी हैं पीछे, कई वीडियोस में हमने ये बताया, आप एक बार प्लेलिस्ट में देख चाहें तो देख सकते हैं। ये क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती हैं, ये वहां ठेके लेती हैं। अब किसके ठेके लेती हैं, ये बात समझने की कोशिश करें आप। ये क्या है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या कहती है? अभी हम जितने भी, हमने कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की, जैसे कल हमने कैम्स के ऊपर और के फिनटेक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो हमने क्या कहा, भाई ये भी ठेकेदार हैं। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के ठेकेदार हैं। म्यूचुअल फंड वाले ये कहते थे भाई यार, ये प्रोसेसिंग वोसेसिंग जो होती है ना, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम निवेशकों को रिटर्न देना है, वो काम मैं करूंगा, और ये बाकी की जो प्रोसेसिंग और ये किसका पैसा कितना है कितना नहीं है, ये तुम करो यार, मैं नहीं करता। तो वो ठेका उसको दे दिया। ठीक है, और वो खुश है ठेका लेके। ऐसे ही जितने भी मैन्युफैक्चरिंग या ये जितनी भी हमारी भारत की आईटी कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, वहां पर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है ना, उनकी आईटी सर्विसेज के ठेके लेती हैं। भाई जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आईटी आईटी की जितनी भी चीजें होती हैं, वो ये कहती है मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैं मैन्युफैक्चरिंग चीज मैं डिजाइन करूंगा, बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा। लेकिन ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है ना, इसमें सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर को चलाना, पूरा इतने सारा नेटवर्क को मैनेज करना, ये मैं नहीं करूंगा यार। कोई है क्या कंपनी करने वाली? हाँ भाई, मैं इन्फोसिस आती है, मैं कर दूंगा। तो भाई तू कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही, और ये जितनी भी छोटी जितनी भी कंपनीज है आईटी की भारत में, वो सब यही काम करती हैं। तो उनमें डिफरेंशिएशन क्या? डिफरेंशिएशन ये है कि इन्होंने अपने अपने वर्टिकल छांट रखे हैं। वर्टिकल क्या होता है? जैसे कोई ये कहता है कि भाई मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑटोमोबाइल में है, तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे ना, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी ना, उनके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूं, मैं काम ही ये करता हुआ आ रहा हूं। तो भाई तू ऑटोमोबाइल में कर ले। कोई ये कहता है नहीं, मैं तो हेल्थ केयर में स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और ये स्पेशलाइज्ड काम मैं कर सकता हूँ, और उनके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो भाई तू कर ले, क्योंकि सारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उसको पहले से पता होती है। ठीक है, और ऐसे ही कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है कोई ठेका, और कोई जो है आपका मेटलर्जी में, कोई माइनिंग में। तो इस तरह की अलग अलग इन्होंने वर्टिकल छांट रखी। कोई छोटी, फिर क्या है, जैसे छोटी कंपनीज है, वो छोटी कंपनीज क्या करती हैं, वो छोटे छोटे ठेके लेती हैं। और थोड़ी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस टीसीएस जैसे बड़े, तो वैसे वो क्या करती हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेती हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। और सब जगह, अमेरिका में, यूरोप में और भारत में भी ये सब काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर रेवेन्यू इनका बाहर का आता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, फिर इनको पीटने का क्या मतलब? ट्रम्प साहब ने तो कह दिया कि इनके ऊपर तो इतना हम टैरिफ नहीं लगाएंगे आईटी सर्विसेज वाले की। बात ये है कि जब अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बेचेगा किसको? या हेल्थ केयर वाला जो है वो बेचे क्या सर्विसेज बेचेगा आगे? वो ये कहेगा कि यार अभी तो काम ही नहीं चल रहा। मैं हेल्थ केयर में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, हेल्थ केयर में मैन्युफैक्चरिंग, दवाई ववाई सारे हैं, तो कह रहे यार मेरे तो काम ही नहीं चल रहा। दवाइयों की रिसर्च करने वाली कंपनी भी है, और हेल्थ केयर में कंप्लीट हेल्थ केयर आ गया। ठीक है, इसलिए ये मत समझिए कि आदमी तो बीमार पड़ेंगे। तो फिर भी अगर जो भी इवन हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कल को क्या होने वाला है, तो हम क्या करें अभी आईटी के ऊपर यार, यार खर्चा नहीं करते यार, जितना जो चल रहा है ना उसी को चलाओ यार। तो ऐसे ही बीएफएसआई में, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेटल्स एंड माइनिंग्स में यही हाल है। तो रिसेशन का डर है। जब रिसेशन का डर है तो इन आईटी कंपनीज को ठेके नहीं मिलेंगे, और जिन ठेके नहीं मिलेंगे इनको, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी। तो बस ये कारण है कि इनको जो है ये परेशानी हो रही है। तो आशा है मारवाड़ी जी की आपको ये जो मेरी चीज है समझ में आ गई हो। वैसे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब ये खबर भी आ रही है कि चाइना ने भी उल्टा टैरिफ उनके ऊपर भी ठोक दिया। जैसे चाइना ने भी वो ये कहता है कि अब तुम्हारा जो इंपोर्ट होगा ना, मतलब अमेरिका से जो भी इंपोर्ट हम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर मेरे यहाँ भी मैंने टैरिफ ठोक दिया, यानी मैंने भी यहाँ पे भी टैक्स लगा दिया। भाई तू मेरे लगा रहा है तो मैं तेरे लगा रहा हूँ। अब ये सारी दुनिया में जो है ना वो लठबाजी चल रही है। अब क्या इसका परिणाम होगा, कैसे परिणाम, क्या इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ये तो पता नहीं। बाकी शेयर बाजार वालों का तो बेचारों का कचूमर निकल गया। खैर,
तरुण कुमार शर्मा जी जो है ना, वो इन्फीबीम एवेन्यूज के बारे में पूछते हैं। तो देखिए तरुण कुमार शर्मा जी, ये इन्फीबीम एवेन्यू जो है ना, वो आप कभी आपने कार्ड से पेमेंट किया हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई ऑनलाइन पेमेंट किया हो, तो आपको एक कई पेमेंट के दिखाई देते हैं वहाँ पे, पेमेंट गेटवे का ही दिखाई देते हैं। तो उनमें से एक सीसी एवेन्यू करके पेमेंट गेटवे, एक्चुअली उसको रन करती है ये कंपनी। और बेसिकली एक दो काम इनके और भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ना, 94% रेवेन्यू जिनका है ना, वो इन सर्विसेज से आता है इनका। अब इसमें खास बात क्या है, ये भी देखिए प्लेटफॉर्म कंपनी, यानी अब आप प्लेटफॉर्म कंपनीज में कंपेयर करना सीख लीजिए कि हमने जैसे बताया बीएससी एक प्लेटफॉर्म कंपनी हो गई, इसके बाद दो प्लेटफॉर्म कंपनी हमने और बताई आपको, जिसमें से एक केफिन टेक है और दूसरी एक कैम्स है, एक ये चौथी जो प्लेटफॉर्म कंपनी है ना, इसका भी काम यही है ना, और वही बिजनेस मॉडल है। चीजें थोड़ी सी अलग है, लेकिन पैसा कैसे बनाया जाएगा या ये कंपनी ग्रो कैसे करेगी, उसकी टेक्निक सेम है। तो देखिए ये समझते हैं, अब ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बना है इनका डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स के लिए। और क्या ये है, क्या करती है, और ये डिफरेंट वर्टिकल क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप ई कॉमर्स में अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते थे, या मिंत्रा से कोई खरीदते हैं, या कि मीशो से कोई खरीदते हैं, जो भी ऑनलाइन खरीदते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक साइट है, ई कॉमर्स की साइट है, वो हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन है, ई मार्केट प्लेस, भारत सरकार का भी, ओएनडीसी। तो वो जो है ना, उन सब के लिए अगर आप कुछ खरीदेंगे, तो जब आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो इनका पेमेंट गेटवे आएगा, और उनके थ्रू, मतलब एक तरफ आप हैं, बीच में ये हैं, तीसरी तरफ सेलर है, तो वो आप जो पेमेंट करते हैं वो सेलर के पास इनके थ्रू पहुंचता है। और हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए इनको सेलर पेमेंट करता है। अब ये इनका बिजनेस मॉडल है। जितने भी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा सेलर हो गए और काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए, तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो फिक्स है, प्लेटफॉर्म की एक कैपेसिटी है, ठीक है। और वो खड़ा, आपने प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश कर दिया, और उसके बाद जितने ट्रांजैक्शन और जितने मर्चेंट्स आप लाओगे, या जितने भी लोग उस पर लाओगे ट्रांजैक्शन करने वाले, उतना ही फायदा। तो ये क्या है, ये देखिए बिल पेमेंट करवाते हैं, जो भारत भी बिल पे वाला है, तो उसमें भी इनका पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स मैंने आपको बता ही दिया। होटल बुकिंग के लिए इनका अलग से सॉफ्टवेयर है, तो होटल बुकिंग, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी के लिए रूम बुकिंग कराना है, खाना पीना खाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, जितने भी पेमेंट है वहां पे आप कार्ड स्वाइप करेंगे, तो जिनके साथ इनका कॉन्टैक्ट है, जिन भी सर्विस प्रोवाइडर्स का, होटल्स का या रेस्टोरेंट्स का वो है आपके, इनसे इनके साथ कांटेक्ट, तो वो आप देखेंगे तो कार्ड स्वाइप करते हैं सीसी एवेन्यू के थ्रू, आपका जो बिल जनरेट होगा ना, वो एक्चुअली सीसी एवेन्यू का जनरेट होगा। फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हो, तो आपको पता लगेगा। जनरली स्कूलों में तो इतना नहीं है, स्कूलों में भी है लेकिन बड़ी स्कूलों में, कॉलेजेस में काफी है। कॉलेजेस में क्या है कि आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं, तो वो ट्यूशन फीस की वो इनके थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसे रिटेल शॉप है, जैसे हम रिटेल शॉप पे तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ कार्ड आपको स्वाइप करना है। फिर क्या है, इसके अलावा ये रेडिफ इनकी सब्सिडरी, वो rediff.com करके जो है ना, तो वो इनकी सब्सिडरी है, तो उसके थ्रू ये क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड सर्विसेज क्या हुआ कि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। वो नेटवेब वाला एक वीडियो है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्लाउड सर्विसेज क्या होती है वो बताया हुआ है। तो वो ये जो है ना, क्लाउड सर्विसेज भी अपनी देती है। फिर क्या है कि ये सऊदी अरेबिया और ओमान में भी इनकी ये पेमेंट गेटवे वाला सिस्टम इनका है, और ये करीब करीब 27-28 करेंसीज में ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से स्वाइप करेंगे कार्ड, ठीक है, और वो मान लीजिए यूएसए में जाना है आपको, तो वो चेंज करेंसी होगी, वो वहां यूएसए तक पहुंच जाता है। मतलब ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे मैंने बोला आपको कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और उसमें बाई नाउ पे लेटर, और जितनी भी सर्विसेज इस तरह की होती है ना, वो सारी ये प्रोवाइड करते हैं। अब बात ये है कि यूपीआई भी करते हैं, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, क्यूआर कोड से भी करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि जो यूपीआई से जो पेमेंट होता है, वो तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, ठीक है। उस पर तो इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, उससे तो एक्चुअली बैंक की जेब से ही लगता है। तो
इनको डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यूपीआई नहीं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उनसे इनको सेलर से रेवेन्यू मिलती है, ठीक है। और कई बैंकों की नेट बैंकिंग जो है ना, वो भी ये मेंटेन करते हैं, मतलब कई, आप जैसे ही उसकी नेट बैंकिंग पे जाएंगे तो इनके गेटवे के थ्रू, वैसे क्या होता है जनरली बैंकों के खुद की गेटवे होते हैं, लेकिन खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन कई छोटे बैंक्स होते हैं वो अपनी नेट बैंकिंग इनके थ्रू रन करते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, 4700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ₹4 का डेट है हर ₹100 पे, ठीक है। आरओई मात्र 4.7% है, यानी टोटल 5% भी आरओई नहीं है। और पी जो है वो 21 का है, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 67% है, और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। अब आप ये देखिए कि ये आरओई जो 4.71 है, मैंने पहले भी एक बार इसको एग्जाम्पल को कहा था, दिया था, अरे एफडी में रख दूंगा ना मैं भाई। आरओई वो नेट है, वो रिटर्न है जो एक शेयर होल्डर को मिलता है किसी बिजनेस में लगाने से। बिल्कुल मोटी मोटी बात अपन समझ लें, खाली आरओई नहीं देखा जाता, मतलब केवल आरओई से ही काम नहीं होता, कई मेट्रिसेस देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये 4.7% का आरओई और इतना बड़ा बिजनेस और इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस लगने वाला, तो क्या कमा के देगा ये, ठीक है। एफडी में आपको इससे ज्यादा मिल जाता है। अब प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 27% के आसपास है, और जून 2023 के बाद प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घट रही है। एक्चुअली इनके जो प्रमोटर है ना, वो विशाल मेहता करके हैं सज्जन, 2007 में उन्होंने गिफ्ट सिटी, ठीक है, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, उन्होंने इसको, कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। और शायद ऐसा लगता है मुझे, जो प्रमोटर की सेलिंग का जो पैटर्न है, कि ये अपने कुछ क्लोज रिलेटिव को है ना, वो शेयर्स बेच रहे हैं। अब उसका कारण क्या है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा पता करना पड़ेगा, बट प्रमोटर की होल्डिंग जून 23, जैसे मैंने बताया, जून 2023 के बाद लगातार घट रही है। एफआईआई की जो है होल्डिंग 7% है, डीआईआई की नेग्लिजिबल है, और पब्लिक की, जिसमें वो जितने रिलेटिव्स जो है ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सब शामिल है इसमें, तो पब्लिक की 65% है। तो ये समझें कि अब आखिर इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। मात्र 4.7% का आरओई है इनका। तो ऐसी जो कंपनी होती है, प्लेटफॉर्म आपका अच्छा है, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपके आते हैं, और आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम है, लेकिन आपके सामने कंपटीशन बहुत है। ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये एक बिल डेस्क है जिसको पे यू मनी ने एक्वायर कर लिया, मतलब अब दोनों एक हो गए। तो पे यू मनी हो गया, बिल डेस्क हो गया, फिर एक रेजर पे करके हुआ। ये टेक्नोलॉजी कॉमन होती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और जब कंपटीशन बढ़ता जाता है ना, तो वहां पर क्या है, आपको नई तो टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है, और मिलता आपको कुछ है नहीं, क्योंकि हर बैंक वाला कहता है तेरा गेटवे हटा, मैं तो इससे ले लूंगा, इस वाले से ले लूंगा, मैं तो ये सस्ता पड़ रहा है मेरे। ये मेजर प्रॉब्लम है इसमें। और ये जो कंपटीशन है ना, ये आगे बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला। तो अनलेस ये लोग किसी दूसरे एरिया में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरिया में ये डाइवर्सिफाई करें, और शायद यही कारण है कि जो इनका प्रमोटर जो है ना, वो भी स्टेक लगातार बेच रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी के एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन जो इसमें मुझे दिखाई देता है वो तो यही है कि इसमें कंपटीशन, इस धंधे में कंपटीशन बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसका, इस शेयर की परफॉर्मेंस नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज शर्मा जी, उनका गुदेनिया राजस्थान से, तो वो रुशिल डेकोर के बारे में पूछते हैं। तो देखिए बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो 613 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और करती क्या है, 1993 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब कंपनी की स्थापना हुई, और करती क्या है, ये सनमाइका बनाती है, मतलब लेमिनेटेड शीट्स जो होता है ना, सनमाइका जिसको कॉमन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं वो, और एक मीडियम डेंसिटी बोर्ड्स वो बनाती है। तो ये मीडियम डेंसिटी बोर्ड क्या हुआ,
ये जो अपने किचन में जब अपन किचन का काम करते हैं लकड़ी का, तो क्या करते हैं, वो बोर्ड बना देते हैं, बोर्ड से बोले बोर्ड ले आओ, जो कारपेंटर होता है वो अपने को ये बोलता है बोर्ड ले आओ, सब बोर्ड ले आओ। तो ठोस लकड़ी से नहीं बनता है, वो बोर्ड जो होता है ना, वो कुछ गोंद होता है और कुछ उसके अंदर भूसा होता है, तो उससे और कुछ लकड़ी होती है, उससे मिलकर वो बनता है। तो दरवाजे बनाने के लिए या अपने किचन कैबिनेट्स बनाने के लिए अंदर, घर के अंदर की साइड वाला, ठीक है, ये चीज तो ये बनाते हैं। तीसरा क्या है इनका काम, ये वुडन पीवीसी बोर्ड बनाते हैं, यानी वुड का और पीवीसी का मिक्स। ये क्या बाहर की एप्लीकेशन के काम आते हैं। बाहर अगर आपको जैसे बाहर के खिड़की दरवाजे आपको बनाने हो, फ्रेम बनवाने हो, बरसात वगैरह में, धूप में और ये सब में, पीवीसी है ना उसके अंदर प्लास्टिक है तो वो खराब नहीं हो। तो ये मेनली इनका तीन ये आइटम है। और ये जो है, ये मीडियम डेंसिटी बोर्ड में और लेमिनेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 1200 से ज्यादा इनकी डिजाइन है। भाई जितनी डिजाइन होगी उतना ही ग्राहक जो है अट्रैक्ट होगा आपके पास। और 700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़ी अच्छी बात है। 4600 से ज्यादा इनके रिटेलर हैं, तो रीच बहुत अच्छी है इनकी। रीच में और ये जो इनकी जो डिजाइन्स है ना, उनके नंबर में, मतलब इसमें कोई मुझे कमी नजर नहीं आती। फिर इन्होंने कोई यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में भी कोई जंबो बोर्ड नाम से कुछ बोर्ड, काफी लार्ज साइज वाले बोर्ड, वो भी ये बेचा करते हैं, क्योंकि जो वहां नहीं बनते वो मार्केट बड़ी साइज के जैसे आपको बोर्ड है ना, वो भी वो ये वहां बेचते हैं। अब इस कंपनी की खास बात क्या है, इस कंपनी की खास बात जो है ना वो ये है कि देखिए, एक्सपीरियंस प्रमोटर है जो इनके सज्जन, जिन्होंने ये कंपनी की स्थापना की थी ना 1993 में, वो तो अब चले गए, गुजर गए वो तो, लेकिन और उनकी बच्चे जो है और उसकी अगली पीढ़ी जो है, उनकी अगली पीढ़ी जो है वो एक्चुअली इस मैनेजमेंट में है। तो उन सज्जन को 30 साल का अनुभव था। तो ये भी काफी, जो प्रमोटर हैं ये काफी एक्सपीरियंसड है। फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं, काफी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो है, मतलब अलग अलग, बोर्ड नहीं बिकेगा तो लेमिनेट शीट बिक जाएगी, लेमिनेट शीट नहीं बिकेगा तो पीवीसी वुड वाली बिक जाएगी, ये सब तो एक ही प्रोडक्ट पे ही, मतलब ये कंसंट्रेटेड नहीं है। दूसरा क्या है, ये इनका रेवेन्यू ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। इसका क्या मतलब हुआ, 28% के आसपास इनका जो रेवेन्यू आता है ना एक्सपोर्ट से आता है, और बाकी 72% जो है ना वो इंडिया में जो सेलिंग करते हैं ना उससे आता है। एक स्ट्रॉन्ग इनका ब्रांड है, मतलब ब्रांड जो है, मैंने आपसे कहा ना ये कमोडिटी है एक तरीके से। तो कमोडिटी मतलब वो चीज जिसका प्राइस, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जो है, वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। तो जब आप ब्रांडिंग कर देते हैं तो होता क्या है कि आदमी नाम से वही मांगता है। किसान का जैम आप नाम से मांगते हैं, है ना, बच्चे भी यही कहेंगे किसान का जैम ले आओ, या आप भी कहीं किसी शॉप पे जाएंगे तो आप पहली प्रेफरेंस आपकी ये होगी कि आप किसान का जैम दे दो। तो ब्रांडिंग का असर। तो ऐसे इनका जो ब्रांड है वो वीर नाम से, तो वीर लैमिनेट्स है, वीर बोर्ड है, ये सब। और इनका जो कामकाज है ना वो हर तरीके से, मतलब इनके जो फैक्ट्रीज है ना वो कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इनका जो फैक्ट्रीज है ना इनकी, वो जहां से जंगलों से लकड़ी आती है तो उनके करीब है वो। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो एक्चुअली आपकी कम हो जाती है, तो चीज आपकी सस्ती बनती है। और अगर किसी का दूर हो प्लांट, ठीक है ना, तो उसके कंपैरिजन में इनका प्रोडक्ट जो है सस्ता बनता है। अब बात करते हैं कि इनके परफॉर्मेंस की। तो जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 613 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपए पर 45 रुपए का डेट है, ठीक है। और आरओई मात्र 9.5%। पी जो है 14 का है। लास्ट दो साल की जो सेल्स है ना वो फ्लैट है, फ्लैट सेल्स है, और प्रॉफिट डाउन हो रहा है। हालांकि कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है, लेकिन फिर भी इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनी, और जब उसको सेल्स में प्रॉब्लम आने लग जाए ना तो उसका शेयर कहीं का नहीं रहता है। तो देखिए, अब जान लेते हैं कि कंपनी में वीकनेस क्या है। पहली वीकनेस तो ये है कि ये जो बोर्ड जो बनाते हैं ये, वो उसका जो रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल है वो लकड़ी है। अब वो लकड़ी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। वो नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि अगर
उसकी प्राइसिंग जो है वो फ्लक्चुएट अगर ज़्यादा बढ़ गई, और अगर आप ग्राहक को वो पास ऑन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, चाहे कंपटीशन के कारण से या किसी और कारण से, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता है। और छोटी बहुत कंपनी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ माइक्रो कैप कंपनी है ये। दूसरा क्या है कि चीपर इंपोर्ट्स हैं इन बोर्ड की और लेमिनेट्स की। चीपर कहाँ से होते हैं? थाईलैंड से, मलेशिया से, वियतनाम से और इंडोनेशिया से। तो यहाँ से चीपर इंपोर्ट आते हैं, तो फिर ये कैसे इसको कंपटीशन को बीयर करें। फिर इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे लेमिनेट बनाने वाले या बोर्ड बनाने वाले बहुत हैं। आप किसी भी लकड़ी के जो सामान बेचते हैं ना, जो फर्नीचर से रिलेटेड, आप उस पर आप कभी भी चले जाइए, आपको कम से कम 7-8 तरीके के तो वो लोकल बता देगा, जिसको लोकल बोलते हैं। जहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसको तो अपन लोकल बोल देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनी होती है उसको तो लोकल बोल देते हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है ना, वो उसको अपन जो है ब्रांडेड बोल देते हैं, है ना? कंपनी का है माल, कंपनी का माल है वो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनका कॉम्पिटिशन है। फिर चूंकि 28% इनका फ्लक्चुएशन, 28% एक्सपोर्ट है, तो अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है तो उसमें नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें, तो ये क्या है धीरज जी, बहुत छोटी कंपनी है। कभी भी इतनी छोटी कंपनी के बारे में जब तक आप बहुत अच्छे से आश्वस्त नहीं हो जाए ना, कि हाँ भाई ये ऐसी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने स्टडी कर रखा है और उसके प्लांट को देखा हुआ है और मैंने हर चीज इसकी देखी है, तब तक ऐसी कंपनीज में हाथ नहीं डालना होता। ठीक है? क्योंकि ऐसी कंपनीज का, देखिए कंपनी ये ठीक है, लेकिन जब मंदी आती है ना, तो ऐसी कंपनीज पिटती बहुत है। क्योंकि 0.45 तो इनका डेट है, ठीक है, सेल्स बढ़ नहीं रही है और प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो क्या बाजार तो उसको कुछ कूट के रख देगा उसको। तो आज यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।